सुप्रभात बेटा, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? ओके। तो हम आज पढ़ते हैं कक्षा 4 रिमझिम पाठ्य पुस्तक हिंदी में पाठ 7। पाठ का नाम है दान का हिसाब। इस पाठ के दो वीडियो में 2 भाग हम पढ़ चुके हैं। ओके, अब है नेक्स्ट भाग पढ़ेंगे, भाग 3। ओके, अब इससे पहले हमने दूसरे भाग में क्या पढ़ा था कि राजा ने अपने जो राज भंडारी था उनको जब वो महाराज एक सन्यासी जब राजा के पास मदद के लिए आए थे, तो राजा ने अपनी प्रशंसा सुनी उन महाराज से, सन्यासी से। तो वो खुश होकर उन्होंने सन्यासी जी की बात मान ली कि चलो मैं आपकी मदद करूँगा। और उन्होंने अपने राज भंडारी को बोल दिया कि आप सन्यासी जी के अनुसार इनकी कहे अनुसार ही इनको भिक्षा दे दो। अब जो सन्यासी जी थे वो तो अपने अनुसार भिक्षा लेते थे। उन्होंने बता दिया कि भाई मैं ऐसे भिक्षा लेना चाहता हूँ कि एक दिन लेता हूँ, फिर दूसरे दिन दुगना लेता हूँ, फिर उससे दुगना लेता हूँ। तो इस तरह से वो भिक्षा लेने लग गए और जो भंडारी जी थे, राज भंडारी थे, वो लोग उनको भिक्षा देने लगे। ओके, तो अब बहुत दिन हो गए, तो वो जैसे दिन बीतते गए तो उन्होंने देखा भाई हिसाब लगा के देखते हैं कि भाई इसमें अब हमारे इसमें दान कोष में अब जो हम दे रहे हैं जहाँ से पैसे, उसको सन्यासी जी को तो हम देखते तो हैं कि कितना पैसा बचा है और कितना गया है। तो ये सोचकर उन्होंने हिसाब लगाया। तो हिसाब लगा कर देखा तो उसमें से तो बहुत रुपए जा चुके थे। अब तो जो राज भंडारी था वो तो बहुत घबरा गया कि भाई राजा को क्या जवाब देंगे। तो वो किसके पास गया? मंत्री जी के पास। तो मंत्री से बोला कि भाई इस तरह से सारी बात बता दी मंत्री को कि इसमें से तो राजकोष में से तो बहुत सारा धन जा रहा है, इस तरह से हम सन्यासी को देंगे तो, और अभी तो बहुत दिन बाकी हैं, 20 दिनों में तो बहुत सारा धन चला जाएगा। तो फिर वो बोले मंत्री जी कि आपने हिसाब किया पूरा? तो उन्होंने भंडारी ने मना किया कि नहीं, अभी पूरा हिसाब नहीं किया है। तो मंत्री जी ने कहा कि जाओ तुरंत बैठकर अभी मुझे पूरा हिसाब करके बताओ। ओके, तो अब आगे देखते हैं, आगे के पैराग्राफ में पढ़ते हैं। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे। कुछ ही देर से में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। अब भंडारी जो थे वो तो हिसाब करने बैठ गए और जो मंत्री जी थे उनको तो एकदम चक्कर आ गया वो सारा सब सुन के। तो वो तो अपने सिर पे, माथे पे मीन्स अपने सिर पे बर्फ़ की जो पट्टी लगा लेते हैं ना, कभी कभी चक्कर आता है, गर्मी लगती है तो हम लोग, तो ऐसे ही उन्होंने अपने माथे पर, सिर पर बर्फ़ की पट्टी लगा ली और पंखे से हवा करवाने लगे कि भाई उनको जी घबरा जाता है गर्मी में, तो उन्होंने पंखा झलवाने लगे, मतलब हवा अपनी करवाने लगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया और मंत्री ने पूछा कुल मिलाकर कितना हुआ। फिर अब मंत्री जी ने पूछा कि भाई कितना हुआ हिसाब? तो भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपये। अब भंडारी ने, जब मंत्री जी ने पूछा तो भंडारी ने हाथ जोड़कर उनको जवाब दिया कि भाई 10,48,575 रुपीज़। तो उन्होंने बता दिया भाई इतने रुपए हुए। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। अब मंत्री को तो गुस्सा आ गया एकदम कि ये क्या कर रहे हो तुम, मजाक कर रहे हो मुझसे कि ये तो सन्यासी को तो इतने रुपए अगर चले जाएंगे, 10 लाख मतलब लाखों में जो संख्या में पैसा चला जाएगा तो हमारा राजकोष पूरा खाली हो जाएगा, तो हम राजा को क्या जवाब देंगे। अब भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किल से राजा के पास ले गए। अब क्या था कि भंडारी जी ने कहा कि भाई मैं मजाक क्यों करूँगा, आप हिसाब देख लीजिए। तो उन्होंने जो जिस कागज़ में हिसाब लगाया था वो कागज़ उन्होंने मंत्री जी को पकड़ा दिया। अब जैसे ही मंत्री जी ने वो कागज़ देखा तो उनको भी सही बात लगी कि ये भंडारी जी झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि इतनी रकम चली गई थी। अब उन्होंने जैसे ही देखा तो उनको तो चक्कर आ गए और चक्कर खा के वो नीचे गिर गए। और सभी लोग जो और भी वहाँ राजमंत्री और मंत्रीगण और भी खड़े थे ना, उन लोगों ने उनको संभालने की कोशिश की। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म जो दिया है
अब क्या था कि जैसे ही उन्होंने उनको चक्कर आया तो सब लोग राजा के पास गए कि भाई मंत्री जी को चक्कर आ गया है। तो फिर राजा ने पूछा कि क्या बात है। तो फिर उन मंत्री बोले महाराज अपना राजकोष खाली हो रहा है। तो उन्होंने राजा ने कहा कि क्यों ऐसे क्यों खाली हो गया भाई, सारा वो इतना पैसा है हमारे पास। तो वो मंत्री बोले कि महाराज आपने ही तो सन्यासी को भिक्षा देने के लिए हुक्म दिया था, मतलब आदेश दिया था मुझे, इसलिए हम लोग दे रहे थे उनको, और अब तो बहुत सारा पैसा ख़त्म हो गया। मगर अब पता चला कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपये झटकने का उपाय कर लिया। अब क्या था कि अब मंत्री ने बोला कि हमने आपने ही तो हुक्म दिया था, लेकिन हमको अब पता चला है कि उन्होंने तो इस तरह से राजकोष से बहुत सारे पैसे झटकने का मतलब उन्होंने चालाकी से पैसे लेने का उपाय सोचा है। कि आप वैसे तो दे नहीं रहे थे, वो राजा नहीं दे रहा था ना, कंजूस था। तो मंत्री वो उसने सन्यासी जी ने क्या किया था कि ऐसे मतलब बहाना बनाया और मतलब अब एक उपाय सोचा और इस तरह से कि मैं राजा से पैसे ले लूँगा तो राजा को पता भी नहीं चलेगा, थोड़ा थोड़ा करके। अब जब देखा राजा को भी राजा ने भी गुस्से से कहा मैंने इतने रुपए देने का आदेश थोड़ी दिया, नहीं दिया था। राजा ने गुस्से में कहा, राजा को गुस्सा है, उन्होंने कहा कि भाई मैंने इतने सारे पैसे देने के लिए थोड़ी कहा था, मैंने तो थोड़े पैसे देने के लिए कहा था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं। अब राजा ने फिर क्वेश्चन उठाया कि भाई इतने रुपए क्यों दे रहे हो, भंडारी को बुलाओ। अब मंत्री को बोला कि जाओ भंडारी को बुला के लेके आओ। मंत्री ने कहा जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है। अब उन्होंने मंत्री ने कहा कि महाराज आपके हुक्म के अनुसार ही सब कुछ हो रहा है, आपने ही तो आदेश दिया था, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। अब उन्होंने कहा कि आप खुद ही इस दान का जो हिसाब है, आपने जो दान किया है इसका हिसाब आप खुद ही देख लीजिए। ओके। राजा ने उसे एक बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। अब राजा ने भी एक बार देखा, 2 बार देखा, तो वो भी राजा भी बेहोश हो गया वहाँ पे। काफ़ी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। अब इतना सब देखने के बाद ही सब लोग क्या, जैसे राजा जैसे ही बेहोश हो गया तो सब लोग कोई पानी लाया, कोई दवा लाया, ऐसा करके राजा को होश में लाने की कोशिश की और बहुत कोशिश करने के बाद उनको होश आ गया। अब होश आने के बाद सब लोग सन्यासी को बुलाने के लिए दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा, बोला दुहाई है सन्यासी महाराज मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, वैसे भी एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। अब तो राजा भी बेचारा घबरा, तो जब सन्यासी आया तो वो तो राजा तो सन्यासी जी के पैरों में गिर पड़ा कि भाई महाराज दुहाई है, मतलब मैं आपसे दुहाई चाहता हूँ कि मैंने आपको जो वचन दिया है आप मुझे मुक्ति करें, मतलब जितना आप मुझसे एक समझौता कर लें, मतलब एक आपस में बातचीत कर लें कि भाई इतने पैसे मैं आपको दे दूँ कि आप जिससे संतुष्ट हो जाए और मेरा भी धन इतना सारा नहीं जाए, इस तरह का हम एक समझौता कर लेते हैं। अब और मुझे इतने सारे जान माल से मत मारिए, मतलब इतना सारा धन जा रहा है, इससे मुझे मतलब मेरा भी सब धन खत्म हो जाएगा, तो इस तरह मुझे परेशान मत कीजिए। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा। अब उन्होंने कहा कि अगर आपको इस तरह से अगर मैं भिक्षा देता रहूँगा तो सारा राजकोष मेरा खाली हो जाएगा। सन्यासी ने गंभीर होकर कहा इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए, वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। राजा ने कहा परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से एक पैसा कम नहीं लूँगा। अब सन्यासी ने कहा कि गंभीर होकर, मतलब थोड़ा एकदम गंभीर हो गए वो भी, तो उन्होंने बोला कि राज्य में जो लोग अकाल से मर रहे हैं मुझे उनके लिए पैसा चाहिए। सन्यासी तो केवल उन लोगों की उनकी सेवा करने के लिए ही पैसे ले रहे थे ना राजा से, तो उन्होंने कहा मुझे केवल आप उनकी जो लोग मर रहे हैं अकाल में उनके लिए केवल 50,000 रुपये दे दीजिए और वो मिलते ही मेरी भिक्षा पूरी हो जाएगी, मैं समझ लूँगा। लेकिन राजा ने कहा कि भाई ये पहले जो आदमी आया था वो तो 10,000 रुपये मांग रहा था। सन्यासी ने कहा मगर मैं आज जो कहता हूँ 50,000 से मैं एक भी कम नहीं लूँगा। अब उन्होंने बोला सन्यासी जी ने कि मैं इससे 1 रुपया भी कम नहीं लूँगा। सन्यासी ने कहा मगर आज मैं कहता हूँ 50,000 से 1 पैसा कम नहीं लूँगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। गिड़गिड़ाया मतलब राजा भी गिड़गिड़ाया, मतलब उनके सामने एकदम ऐसे गिड़गिड़ाते ना अपन थोड़े कि भाई हमें ये कर दो एकदम, तो उन्होंने कहा कि वो सब लोग भी, मंत्री जी भी गिड़गिड़ाने लगे उनके सामने कि मुझे लाचार हो जाते हैं ना, जैसे कि मुझे भी सब लोग उनके सामने गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा और जो सन्यासी थे वो अपन जो वचन दिया था उस पर
डटे रहे। वो तो उन्होंने जो कहा था, राजा ने उनको वचन दिया था, उसी पर वो डटे रहे। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। लास्ट में क्या हुआ कि राजा को ही उस सन्यासी के सामने झुकना पड़ा और उनको उस 50,000 रुपये देने ही पड़े और राजा की तब जाके जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। अब क्या था कि सब लोग, जब राजा भी गिड़गिड़ाने लगे, मंत्री गिड़गिड़ाने लगे, सब लोग, तो फिर सन्यासी तो अपने वचन पर अड़े रहे। तो उन्होंने आखिर में राजा ने उनको 50,000 रुपये सन्यासी जी को दे ही दिए और तब राजा की जान बची। अब फिर पूरे देश में क्या हुआ कि पूरे देश में खबर फैल गई कि हमारे राजा तो दानवीर कर्ण है। जैसे शुरू में मैंने बताया था ना, एक राजा दानवीर कर्ण महाराज थे, वो सबको बहुत दान देते थे। उसी तरह से आज लोग बागों को भी लगा कि हमारे राजा ने भी हमको 50,000 रुपये दान में दिए। अब बेटा हमको कभी भी ऐसे, मतलब कहते हैं ना, कंजूस लालची नहीं होना चाहिए। अब राजा कंजूस था तो उसको कितना नुकसान हुआ। अगर वो शुरू में ही 10,000 रुपये दे देता, उन जो लोग आए थे मांगने, तो उनके इतने सारे रुपये राजा के राजकोष में से खाली नहीं होते। इसलिए हमें किसी की मुसीबत के समय हमेशा मदद करनी चाहिए सबकी। और जिस तरह से राजा लालची था, लालची नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और जब भी मुसीबत है, क्योंकि राजा के पास तो बहुत सारा धन था, तो राजा तो दे सकता था ना धन, लेकिन उसने थोड़ा धन नहीं दिया। लेकिन थोड़े की वजह से जब उसने इतना लालच किया तो उनका सन्यासी के माध्यम से उनके पास बहुत सारा धन चला गया। इसलिए हमें लालच नहीं कराना चाहिए, लालच बुरी बला है। ओके बेटा, तो अब चलो हम आगे थोड़ा इसकी टेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं। पेज नंबर निकालते हैं 61। ओके, अब यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट बुक में, पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। अब पूर्व शब्द के दो अर्थ हैं। पूर्व एक दिशा होती है और पूर्व मीन्स पहले भी होता है, तो इसमें दो अर्थ होते हैं ना पूरब के। नीचे ऐसे ही कुछ और शब्द दिए हैं जिनके दो दो अर्थ हैं। इनका प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। अब इसके लिए हम दो दो वाक्य बनाते हैं इसके। जैसे ऊपर पूर्व के दो मतलब होते हैं ना, पूर्व जैसे एक दिशा को अपन पूर्व दिशा नहीं कहते, दिशाएं कितनी चार होती है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ऐसे ही यहाँ पे भी पूर्व एक दिशा है और पूर्व पहले। अपन नहीं कहते कि उससे पूर्व या उसके बाद पूर्व पहले भी कहा जाता है। इसका अर्थ पहले होता है और एक दिशा होती है। ओके, अब नीचे भी एक शब्द दे रखे हैं यहाँ पे, इनके हमको दो दो वाक्य बनाने हैं। जैसे जल। अब जल से हमें दो वाक्य कैसे बनाने हैं। यहाँ पे बारिश के कारण चारों ओर जल है। जल मीन्स पानी, पानी हो जाता है ना चारों तरफ। तो इस तरह से दूसरा है, लोग गर्मी से जल रहे हैं। एक जल होता है जलना, जैसे आग जलती है, हम नहीं बोलते कि आग जल रही है, उस तरह से एक जलना, जल। तो अब ये जल के दो मीनिंग हो गए ना, दो अर्थ हो गए। तो हमने इसके दो वाक्य कौन कौन से बनाए। एक तो बारिश के कारण चारों ओर जल है और दूसरा है लोग गर्मी से जल रहे हैं। अब इसके नीचे है मन। अब मन के भी हमें दो ही वाक्य बनाने हैं इस तरह से। बाघ मन ही मन सोचने लगा। अभी कोई बाघ था तो वो अपने मन ही मन में सोच रहा था। मेरा मन आज मिठाई खाने का हुआ। एक मन तो ये है कि अपन मन में सोचते हैं, अपना मन होता है ना, उस तरह सोचते हैं। और दूसरा मन कि मेरा मन आज मिठाई खाने का हुआ है। ओके, अब है मगर। बाजार जाना था मगर नहीं गई। अपन बोलते हैं ना, वाक्य बनाते हैं कि मुझे आज बाजार जाना था, मुझे आज ये काम करना था, मगर मैं नहीं गई। लेकिन मैं नहीं गई मतलब मगर पानी में रहता है। और एक मगर क्या होता है, जो मगरमच्छ होता है ना, उसको हम मगर भी बोलते हैं ना। तो एक मगर वो हो गया कि मगर पानी में रहता है। अब नीचे है, नीचे चारों दिशाओं के नाम लिखे हैं। तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास इन दिशाओं में क्या क्या है, तालिका भरो। अभी जहाँ लिखा हुआ है ना, बॉक्स बने में हमको लिखना है। दिशा कितनी होती है, चार होती है ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अभी हम यहाँ पे दिशाओं के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे नाम लिख दिए हैं। जैसे पूरब दिशा में घर के पास बाजार लिखना है, उसके बाजू में स्कूल के पास खेत, फिर पश्चिम दिशा में सड़क और इधर घर, फिर उत्तर दिशा में स्कूल और सड़क, और दक्षिण दिशा में क्या लिखा है, बगीचा और स्कूल। ओके, तो ये हमको टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज भी आप इसके साथ ही कर लेना, मैंने इसके साथ ही आपको बता दिए है ना। ओके, तो थैंक यू बेटा, टेक केयर। मुझे लगता है कि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको नहीं आया समझ में, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, थैंक यू बेटा, टेक केयर।